हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करने वाले हैं वैद्युत रासायनिक सेल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आज के हम किन किन टॉपिक में बात करेंगे, किन किन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं बेटा विद्युत रासायनिक सेल के ऊपर। किसके ऊपर? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। साथ में इसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो हम इसके ऊपर ही बात करें। इनका एग्जांपल होता है बेटा डैनियल सेल। तो डैनियल सेल को एक्सप्लेन से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डैनियल सेल के अंदर हम लगाते हैं लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा आगे की ओर। तो हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। तीनों एक ही नाम है, तीनों के नाम भी एक ही है और तीनों का काम भी एक ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं छोटी सी बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब वैद्युत रसायन के ऊपर। इलेक्ट्रो मतलब यहां पर बात हो रही है वैद्युत की। इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, वैद्युत मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। केमिस्ट्री मतलब यहां पर रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल चेंजेस भी कह सकते हैं आप, या फिर रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर दो फिनोमिना होते हैं बेटा। दो फिनोमिना कौन कौन से? हम यहां पर बात करेंगे वैद्युत धारा से रासायनिक परिवर्तन कराएंगे, करंट का फ्लो करा के करंट देंगे हम, जिससे वहां पर क्या होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और हमें कुछ केमिकल्स मिलेंगे। क्लियर है? इस घटना को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत अपघटन। या फिर इस सेल का नाम होगा वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। उसमें क्या होता है, विद्युत धारा मतलब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में। इस घटना को बोलते हैं वैद्युत अपघटन और ये सेल का नाम होगा वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरा फिनोमिना क्या हो रहा है बेटा? दूसरा फिनोमिना क्या होगा, हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं से यानी कि रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाएंगे, वैद्युत धारा बनाएंगे, वैद्युत ऊर्जा बनाएंगे। और इस परिवर्तन को कहेंगे हम क्या बेटा, वैद्युत रासायनिक सेल। क्या कहेंगे? वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। तो दो तरह की हमें सेल पढ़नी है, दो तरह की सेल, एक तो वैद्युत रासायनिक सेल और एक वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो हेडिंग लगाते हैं हम वैद्युत रासायनिक सेल, या फिर हम बोल देते हैं इसको गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर हम बोल देते हैं इसको बेटा वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल। अच्छे से समझना क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल, क्या होता है हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल, इसको समझते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस सेल में हम बोल सकते हैं, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा? वेरी गुड, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, किया जाता है। कौन सी ऊर्जा को बेटा? कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? विद्युत ऊर्जा। क्लियर है बात? इतना समझ में आ गया। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेल होता है यहाँ पर क्या होता है,
यहां पर कुछ रिएक्शंस होती है, तो यहां पर होने वाला है एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। तो यहां पर एनोड पर ध्यान से देखना, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। याद रह जाएगी बात। एनोड पर होगा ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए जो एनोड होगा वो धन ध्रुव होगा। तो एनोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश एनोड पर आएगा हमारा धनात्मक आवेश, जबकि कैथोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, एनोड पर ऋणात्मक आवेश। एनोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा? ऋणात्मक आवेश। जबकि कैथोड पर कैसा चार्ज आएगा? कैथोड पर हमारा आने वाला है धनात्मक आवेश। कैथोड पर धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। बात समझ में आ गई? एनोड पर ऋणात्मक आवेश और कैथोड पर क्या आता है? धनात्मक आवेश आता है। यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये कैसे आता है वो सब देखेंगे, बेफिक्र हो आप, टेंशन लेनी। इसलिए अब सुनो, इन सेलों की खोज सन 1780 में लुइस गैल्वनी ने की। तथा सन 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने की। इसलिए हमने इन सेलों का नाम रखा गैल्वनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल, क्योंकि 1780 में तो लुइस गैल्वनी ने इन सेलों की खोज करी और 1800 में किसने करी बेटा? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने करी। इसलिए इन सेलों को हम गैल्वनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल कहते हैं। इन सेलों में क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया इन सेलों में क्या होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। दूसरी बात गैल्वनिक सेल में बाह्य विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य विद्युत परिपथ होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से कहां को बेटा? कैथोड की ओर गति करते हैं। बात समझ में आ गई? जो बाह्य परिपथ होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कहां को करेंगे गति? कैथोड की ओर गति करते हैं। जबकि सेल के आंतरिक परिपथ में आंतरिक विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति बाह्य विद्युत परिपथ के विपरीत होती है। जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो अपोजिट हो जाएगी, मतलब कैथोड से कहां को करेंगे? एनोड की ओर गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? बाह्य परिपथ के विपरीत होगी। बाह्य परिपथ के विपरीत होगी। विपरीत मतलब भाई, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को गति कर रहे हैं? एनोड से कैथोड की ओर। तो आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गति करेंगे? कैथोड से एनोड की ओर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल अब स्टार्ट करते हैं। डैनियल सेल स्टार्ट करने से पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल पर देख लेते हैं नोट्स को अच्छे से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। तो चलिए देखते हैं बेटा।
ध्यान से समझना। देखते हैं बेटा, विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल कहलाती है। इन सेलों में इलेक्ट्रोड पर अर्ध सेल अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अर्ध सेल अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन संपन्न होती है, अर्थात इन सेलों में एक स्वतः स्फूर्त का मतलब जो खुद से होने वाली या फिर हल्का सा पुश करने पर होने वाली, जैसे आप वॉच के अंदर बेटा सेल डालो तो सेल जैसे डाल दोगे तो वॉच काम करने लग जाएगी, तो खुद से हो रही है ना, रिएक्शन करानी तो नहीं पड़ रही, आपको बस सेल डालना है, रिएक्शन हो रही है खुद से। जैसे इन्वर्टर बैटरी हमने लगा दिया, फिक्स कर दिया, तो अब डिस्चार्ज भी खुद हो रहा है, चार्ज भी खुद हो रहा है, खुद से रिएक्शन हो रही है ना उसके अंदर, करानी तो नहीं पड़ रही। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः स्फूर्त। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है बेटा? रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है, कहां को है ये रहा, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है बेटा कि जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो। तो जितनी भी सेल है, जितनी भी बैटरी है, उनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। आपने देखा होगा बैटरी में प्लस माइनस होता है नहीं होता है? अरे होता है नहीं होता है? तो ये प्लस माइनस क्या है? एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पर अपचयन हो रहा है। सिखाएंगे इस बात को भी, फिलहाल इस बात को समझे। तो इनके अंदर, सेलों के अंदर क्या होती है? स्वतः स्फूर्त रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी कि खुद से एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्लियर है? इन सेलों की खोज सन 1780 में लुइस गैल्वानी तथा सन 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा द्वारा की गई। अतः इन गैल्वानिक सेल अथवा वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। अतः इन सेलों को या अतः इन्हें गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। क्लियर है बात? अब आगे देखो बेटा, गैल्वानिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है? अपचयन अभिक्रियाएं होती है तथा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड व एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है। मतलब कैथोड पर धनात्मक चार्ज आएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, धनात्मक चार्ज आएगा, जबकि एनोड पर कैसा चार्ज आएगा? ऋणात्मक। तो एनोड को ऋण ध्रुव और कैथोड को हम धन ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, गैल्वानिक सेल के बाह्य विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर गमन करते हैं। गमन मतलब गति करना, एनोड से कहां को बेटा? कैथोड की ओर। जबकि सेल के आंतरिक परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य परिपथ के विपरीत दिशा में गति करते हैं। बाह्य परिपथ के कैसे? विपरीत दिशा, मतलब अगर यहाँ पर एनोड से कैथोड की ओर गति हो रही है तो फिर आंतरिक परिपथ में कहां से कहां होगी? कैथोड से एनोड की ओर होगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई होगी आपको? ये मैंने पहले भी समझा दिया आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका हमारे पास फेमस एग्जांपल जो है वो डैनियल सेल है। तो चलिए डैनियल सेल पे चलते हैं। अब हम वहीं पर, तो देखिए बेटा डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल क्या होती है? इसे हम कॉपर जिंक सेल भी बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? कॉपर जिंक सेल, CuZn सेल या ZnCu सेल, जो भी आप कहो, ZnCu सेल या फिर CuZn सेल। यानी कि जो सेल है वो दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है, एक Zn की धातु और एक कॉपर की धातु। अब मैंने आपसे कहा था जिस भी धातु का स्थान ऊपर आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैंने बहुत आसान तरीके से आपको याद कराया था ट्रिक के साथ, तो आप चाहकर देख सकते हो पहले लेक्चर विद्युत रासायनिक श्रेणी का। तो चेक करो, मैंने कहा था विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस भी धातु का स्थान ऊपर आएगा उसका हमेशा होगा ऑक्सीकरण। अगर याद हो, उसका हमेशा होगा ऑक्सीकरण, और वो काम करेगा बेटा एनोड का, यानी कि उसका हम क्या लगाएंगे? एनोड लगाएंगे। अब Zn और कॉपर में ऊपर आती है Zn, जमकर आया, जम Zn कर आया, CD को नहीं सुना फिर भी हंसी, चापट, तो चापट में आ गए Cu, चापट मतलब Cu HgAgPtAu, तो Cu, यानी कि Zn ऊपर है और कॉपर नीचे है। और अगर Zn ऊपर है तो Zn का क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण, और फिर Zn का हम क्या लगाएंगे बेटा? एनोड। क्योंकि कॉपर का स्थान नीचे है तो जिस धातु का स्थान नीचे होगा उसका होगा अपचयन,
और वो काम किसका करेगा, वो काम करेगा कैथोड का। यानी कि ये जो बात मैं बोल रहा था कि हम एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। तो मेरे पास है बेटा एक कंटेनर, अच्छे से देखना, बना लेते हैं इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से। ये कंटेनर है बेटा हमारे पास, ये कंटेनर है, ये रहे कंटेनर। क्लियर है? तो हमें चाहिए होते हैं दो ऐसे कंटेनर, एक तो Zn के लिए और एक कॉपर के लिए। तो दूसरा कंटेनर भी बना लेते हैं बेटा, ये रहा दूसरा कंटेनर। ये दूसरा कंटेनर है। अब हमें क्या करनी होती है, क्या करना होता है, ये Zn वाला है और वो कॉपर वाला है। याद रखना हमेशा एनोड को बाईं ओर लगाएंगे और कैथोड को दाईं ओर। कैथोड हमेशा दाईं ओर होगा और एनोड हमेशा बाईं ओर होगा। तो ये एनोड वाला है और ये कैथोड वाला। आपको पता है एनोड किसका लगना है, Zn का। कैथोड किसका लगना है, कॉपर का। क्योंकि दोनों धातु में से ऊपर कौन आता है, Zn, और जो धातु ऊपर आएगी उसका ऑक्सीकरण होगा और उसी का हम एनोड लगाएंगे। तो हम सबसे पहले जो रोड है उसको डिप कराएंगे उसी के विलियन में। तो हम यहाँ विलियन भर देते हैं, किसका बेटा, विलियन भर देते हैं हम विलियन भर देते हैं बेटा हम ZnSO4 का। ये रहा, ये जो विलियन है हमारा, ये किसका बेटा, ZnSO4 का जलीय विलियन, एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर ध्यान से समझना बेटा, जिसके अंदर Zn डाई पॉजिटिव के आयंस है और SO4 डाई नेगेटिव के आयंस है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये विलियन उदासीन है, दिमाग से सुनते रहना बहुत अच्छे से। विलियन कैसा है, उदासीन। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो विलियन क्या है, उदासीन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिप करेंगे Zn की रोड को, Zn की रोड को डिप करा रहा हूं मैं Zn की रोड को। ये रहा, क्लियर है? ये हमारी क्या बेटा, Zn की रोड। ये है हमारे पास Zn की रोड, Zn रोड जो काम कर रही है किसका, एनोड का। तो ये एनोड है और एनोड पर चार्ज कैसा आने वाला है, नेगेटिव, वो भी देख लेंगे। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। अब इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन भरना है, इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन भरना है बेटा, किसका, किसका सॉल्यूशन भरना है, बिल्कुल कॉपर सल्फेट का। ये रहा कॉपर सल्फेट का विलियन, ये रहा बेटा कॉपर सल्फेट का विलियन। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का हमने विलियन भर दिया। क्लियर? अब इसके अंदर मैं रोड डिप कराऊंगा कॉपर सल्फेट की। मैंने कॉपर सल्फेट की ये रोड डिप करा दी, कॉपर सल्फेट की रोड क्या करा दी बेटा हमने, डिप। ये क्लियर है? ये रोड किसकी है बेटा, कॉपर की, Cu रोड, जो काम कर रही होगी किसका बेटा, कैथोड का। किसका काम करेगी, कैथोड का। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है बेटा, एक चालक तार से जोड़ना है। और उन चालक तार के बीच, उन चालक तार के बीच मुझे लगाना है एक एमीटर। क्या लगाना है बेटा, एक एमीटर। ध्यान से देखते रहना, ये रहा। और इन दोनों के बीच मुझे क्या लगाना है, एक एमीटर लगाना है। तो मैंने क्या करा, एक एक एमीटर लगा दिया। बहुत अच्छा,
क्या लगा दे बेटा, एक एमीटर। देखते रहना बेटा, देखते रहना, ये लगा दिया मैंने एक एमीटर। ये लगा दिया एक एमीटर। अब एमीटर मैंने जैसे लगाया तो मुझे यहां पर सुई भी दिखानी पड़ेगी, ये सुई है। एमीटर कह दो या फिर वोल्ट मीटर कह दो, बात एक ही है। तो मैं से यहां पर वोल्ट मीटर लिख रहा हूं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने बेटा यहां पर। क्लियर है? चल, वोल्ट मीटर। अब क्या होगा, अब यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। एनोड पर होगा ऑक्सीकरण Zn का और कैथोड पर होगा अपचयन कॉपर का। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या होने वाला है, एनोड पर, एनोड पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास जो Zn है, Zn की जो रोड है जो कि सॉलिड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Zn कन्वर्ट, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो Zn कन्वर्ट होगा Zn डाई पॉजिटिव में और कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस। साथ में इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो Zn की रोड है, ध्यान से देखना, ये जो Zn की रोड है बेटा, ये जो Zn की रोड है वो कन्वर्ट होने लगेगा Zn डाई पॉजिटिव में, गलने लगेगी, मतलब एक तरीके से रोड यहां से गलने लगेगी। और विलियन में क्या आने लगेगा बेटा, Zn डाई पॉजिटिव, इस तरीके से विलियन मान लेगा। साथ में बेटा रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कहां जमा हो जाएंगे, रोड के ऊपर। इसका मतलब रोड कैसी हो गई बेटा हमारे पास, ऋणावेशित हो गई या नहीं हो गई। तो एनोड पर कैसा चार्ज आ गया, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है एनोड पर और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसलिए एनोड कैसी हो गई, ऋणावेशित। अब मुझे एक बात बताओ, पहले रिएक्शन से पहले Zn डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव, दोनों पर चार्ज सेम था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था। अब मुझे बताओ विलियन के अंदर क्या जाने लगा, प्लस, तो धनात्मक आवेश ज्यादा हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया होगा या नहीं, जल्दी बताओ। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, रोड कैसी हो गई, नेगेटिव, विलियन पॉजिटिव तो रोड नेगेटिव। तो इससे पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने समझाया था। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो यहां पर वही बात हुई हमारे पास, ये बात कहां हुई बेटा, एनोड पर। इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। आप इसे बोल सकते हो, चूंकि एनोड पर हो रहा है तो एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया भी कह सकते हो, और चूंकि नेगेटिव है तो ऋणात्मक अर्ध सेल अभिक्रिया भी बोल सकते हो। तो कुछ भी नाम दे सकते हो, मेनली हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया या फिर एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर, कैथोड पर क्या हुआ बेटा, कैथोड पर क्या हुआ, ध्यान से समझना इस बात को, समझते रहना। अब यहां से चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जमा हो गए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। किससे फ्लो हो रहा है, चालक तार से, चालक तार से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, एमीटर में सोगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहां आपको क्या मिलने लगेगा, वोल्ट मीटर में धारा। तो यानी कि आपने पढ़ा भी होगा, जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं तो धारा ऐसे बह रही होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट धारा का प्रवाह होता है। तो यहां विद्युत धारा, विद्युत धारा ऐसे बह रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, तो धारा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा होगा, कैथोड से एनोड की ओर हो रहा होगा। लेकिन अभी तो आप देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आए, रोड के ऊपर आए, तो सॉल्यूशन में था बेटा Cu डाई पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, और इसका मतलब Cu डाई पॉजिटिव आयन और SO4 डाई नेगेटिव आयन, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो विलियन उदासीन था।
अब यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव आयन से बेटा, और SO4 डाई नेगेटिव भी है, समझ रहे हो बात को। तो Cu डाई पॉजिटिव आयन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यहां से सर्किट से कहा जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो ये तुरंत मोशन करेंगे, गति करेंगे, और जाकर इलेक्ट्रोड से क्या ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यहां पर बेटा क्या होगा, चेक करना, यहां पर क्या होगा, Cu कन्वर्ट हो जाएगा, Cu डाई पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। और यहां ये रोड यानी कि जो कैथोड है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा बेटा, मोटा हो जाएगा। जबकि यहां से रोड धीरे धीरे क्या हो रही है, गल रही है बेटा, धीरे धीरे गल रही है। तो यहां से रोड क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। यहां से रोड पतली हो जाएगी और यहां से रोड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, कॉपर चढ़ जाएगा ना यहाँ पर। अब सुनो, ये जो कॉपर है Cu डाई पॉजिटिव चार्ज है, विलियन से डाई पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, क्योंकि डाई पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, इलेक्ट्रोड पर जा रहा है। तो Cu डाई पॉजिटिव के आयंस कम हो गए होंगे, किसके आयंस ज्यादा हो गए होंगे बेटा, SO4 डाई नेगेटिव के। तो विलियन कैसा हो गया होगा हमारा, नेगेटिव। विलियन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो विलियन ऋणात्मक हो गया, और चूंकि विलियन ऋणात्मक हो गया तो रोड पर कैसा चार्ज आ गया होगा, धनात्मक, क्योंकि भाई रोड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है। और चूंकि रोड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन, समझो बात को, रोड से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी रोड पर, तो इसलिए रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, धनात्मक आवेश। तो कैथोड क्या हो जाएगा हमारा, धनात्मक हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो भाई, रोड पे प्लस जा रहा है, रोड पे प्लस जा रहा है तो रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कैथोड पर आपने देखा, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, ये जो Cu डाई पॉजिटिव के आयंस है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu सॉलिड में। ये एक्वस है बेटा, जो जल में है, जो विलियन में है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, Cu में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन, यहां पर ऑक्सीजन हो रहा है ना, अरे Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां पर 0 से ये +2 में जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीजन संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन संख्या घटेगी तो फिर क्या होगा, अपचयन। फिर क्या होगा बेटा, अपचयन। ये +2 से कहां जा रहा है, 0 में, घट रही है ना, तो फिर इसका क्या होगा, अपचयन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या होने वाला है बेटा, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया नहीं हो रही है, जल्दी बताओ। चलिए अब बात करते हैं हम शैल अभिक्रिया की, किसकी, शैल अभिक्रिया। शैल अभिक्रिया क्या होती है बेटा, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया मतलब अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया, दोनों का योग शैल अभिक्रिया कहलाती है। तो शैल अभिक्रिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देते हैं। अब जब आप दोनों को जोड़ोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, यहां क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस। तीर के इधर क्या बचा, तीर के इधर चेक करो, तीर के इधर Zn डाई पॉजिटिव एक्वस और प्लस Cu सॉलिड, Cu सॉलिड मतलब Zn तो Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, और Cu डाई पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम शैल अभिक्रिया। ये हमारी क्या है बेटा, शैल अभिक्रिया, ये है हमारी शैल अभिक्रिया। शैल अभिक्रिया क्या होती है, दोनों का योग। तो सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। तो चलिए हम वहीं चलते हैं अपने डायग्राम पर। तो हम बात कर रहे थे, अब यहां पर धारा का फ्लो हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अब एक प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान से देखना। यहां पर कंटिन्यू जो हमारे पास Zn है वो कन्वर्ट हो रहे हैं Zn डाई पॉजिटिव में, कंटिन्यू बेटा Zn किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Zn डाई पॉजिटिव में, जिससे विलियन क्या होता जा रहा है बेटा, जिससे विलियन क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। विलियन पॉजिटिव, रोड पर नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहां पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से समझना बेटा,
यहां पॉजिटिव चार्ज विलियन में इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर से गति होने नहीं दे रहा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये उस पर आकर्षण बल बढ़ गया। मतलब Zn डाइपॉजिटिव का इन इलेक्ट्रॉनों पर, समझो बात को बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों पर अब क्या बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि विलियन क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण उतना बढ़ गया होगा, और चूंकि आकर्षण बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को गति करने नहीं देंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाएगी। और अगर गति रुक गई तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहां पर धारा का प्रवाह नहीं होगा, वोल्टेज नहीं मिलेगी। दूसरी ओर यहां पर भी सेम फिनोमिना हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है कि विलियन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू पॉजिटिव सी डाइपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोड पर चिपकते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव कम होता जा रहा है तो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो विलियन कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, नेगेटिव। अब विलियन जितना ज्यादा नेगेटिव होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आने वाले इलेक्ट्रॉन पर बेटा क्या होगा, उतने ज्यादा क्या लगाएगा बेटा, ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल। अब यहां पर अगर आ भी जाए तो ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, सर्किट इनकम्प्लीट। या फिर ये Cu डाइपॉजिटिव को यहां पर जाने से रोक दे, क्योंकि विलियन इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया कि अब ये पॉजिटिव को जाने नहीं देगा। तो इधर से भी सेम प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम यहां है चार्ज की, कि विलियन ज्यादा नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो भी प्रॉब्लम क्या होगा, क्रिएट हो गई। क्लियर है बात बेटा। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना, अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना बेटा। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो अब मैं इसके अंदर क्या लगाने वाला हूं, सॉल्ट ब्रिज लगाने वाला हूं। क्या लगाने वाला हूं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। चेक करना, अब मैंने इसके अंदर डिप करा दिया ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज चेक करना, मैं ऊपर वाली चीज को रफ कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा क्या बेटा, सॉल्ट ब्रिज। ये रहा, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। अब भाई साहब सारा काम इसका होगा, सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु, ये एक यू आकार की नली है, देख रहे होंगे आप, यू आकार की कांच की नली है जिसे हम बोलते हैं लवण सेतु। सेतु मतलब ब्रिज, लवण सेतु एक ब्रिज की तरह काम करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, हम लवण डालेंगे, इसके अंदर हम क्या डालेंगे बेटा, लवण, लवण डालेंगे इसके अंदर, जैसे KCl, जैसे KCl। लवण सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ सॉल्ट डालने वाले, लवण डालने वाले, जैसे KCl। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं KCl। KCl का आयनों में ब्रेक हो जाता है, KCl आयनों ब्रेक हो जाता है। अगर मैं KCl को तोड़ू तो K पे प्लस और Cl पे माइनस। साथ में मैं इसके अंदर डाल दूंगा बेटा जिलेटिन वगैरह, या फिर अगर अगर सॉल्यूशन, या तो जिलेटिन डाल दूंगा, जिलेटिन, या फिर मैं क्या डाल दूंगा बेटा, अगर अगर विलियन। ये क्या होता है, जिलेटिन एक गोंद टाइप सा होता है, गाढ़ा सा विलियन होता है, जैसे ग्लिसरीन होती है ऐसे ही अगर अगर भी हमारे पास क्या होता है, एक गाढ़ा विलियन होता है। गाढ़ा विलियन डालने से क्या होगा, गाढ़ा विलियन डालने से क्या होगा, ये जो आयंस है इनकी गति बढ़ जाएगी, इनकी गति बढ़, भाई विलियन में तेजी से गति कर लेंगे ना आयंस, भाई सॉलिड के अंदर तो गति कम हो जाती है ना, तो जैसे विलियन में, गाढ़े विलियन में हम इसको रखेंगे तो गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये जो लवण सेतु के अंदर सॉल्ट डालेंगे, लवण डालेंगे, वो निष्क्रिय होना चाहिए, वो क्रिया ना करता हो, निष्क्रिय हो, वो विलियन के साथ कोई क्रिया ना करे। तो मैं जैसे इसके अंदर KCl डालूंगा तो बेटा इधर पॉजिटिव है तो इधर कौन भागेगा, Cl माइनस, कौन भागेगा इधर, Cl माइनस। चेक करो, इधर भागेगा Cl माइनस और इधर भागेगा K प्लस। तो ये जो K प्लस है वो इधर गति करेगा, ये जो Cl माइनस है वो इधर गति करेगा। अब Cl माइनस जैसे यहां आएगा तो ये पॉजिटिव को कम कर देगा, K प्लस जैसे यहां जाएगा तो ये माइनस को कम कर देगा। जैसे माइनस कम होगा
तो इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, जैसे प्लस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर धारा का प्रवाह फिर से होने लगेगा। तो मेन हमारा यहाँ पर क्या था, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। पहला काम, दोनों विलयन की क्या बनाए रखना, विद्युत उदासीनता। जितना पॉजिटिव यहाँ है उतना ही तो जितना पॉजिटिव यहाँ है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, जैसे जितना नेगेटिव यहाँ होगा उतना ही पॉजिटिव। तो विलयन क्या बना रहेगा, उदासीन बना रहेगा। दूसरा, ये परिपथ को भी न्यूट्रल करता है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, गति कर सके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अनुमति देता है गति करने के लिए। क्लियर है। तीसरा हमने देखा इसके अंदर जो द्रव द्रव संधि होती है, विलयन और विलयन के बीच जो जंक्शन बनता है, संधि बनती है, अभी मैं समझाऊंगा विलयन विलयन के बीच संधि कैसे बनती है। तो ये द्रव द्रव संधि के विभव को भी क्या करता है, न्यूनतम करता है। जो मैंने कहा था ना, आंतरिक प्रतिरोध वो क्रिएट होगा यहाँ पर, तो उसको भी ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। चौथी बात, अगर मैं यहाँ से सॉल्ट ब्रिज को हटा लूं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वोल्टता गिरकर फिर से शून्य हो जाएगा, यानी कि धारा का प्रवाह फिर से बंद हो जाएगा अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को हटा लूं। तो चलिए अब हम देखते हैं, क्या चीज देखते हैं बेटा, कि द्रव द्रव संधि क्या होती है, उस चीज को ध्यान से देखना बेटा। असल में हमारे पास एक ही कंटेनर होता है, दो अलग अलग कंटेनर नहीं होते बेटा, एक ही कंटेनर होता है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। अब इधर Zn की बात हो रही है और इधर कॉपर की, तो मैं इधर Zn की रोड को डिप करा रहा हूं, मान लीजिए ये Zn की रोड है और इधर हमारे पास कॉपर की रोड है, ध्यान से समझना। और यहां पर हमारे पास बेटा क्या हो रहा है, ये एक वायर तार से कनेक्ट हो गया। ये अब क्या होने वाला है बेटा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा यहां पर। मैं आपको पूरी तरीके से नहीं, बात तो सारी समझ में आ गई होगी, बस आपको जंक्शन बता रहा हूं। यहां पर सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होने वाला है, सर्किट कंप्लीट होने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, अभी बताया ना मैंने आपको, जब लवण सेतु नहीं लगा। और यहां पर क्या ज्यादा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव, चूंकि एक ही कंटेनर के अंदर है, एक ही कंटेनर के अंदर दोनों चीजें, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो वॉल से हमने सेपरेट कर रखा है, पॉजिटिव इधर चिपक जाएगा, नेगेटिव इधर चिपक जाएगा, और दोनों के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र के कारण आपको पता है ये धारा का फ्लो और वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहां पर देखा, यहां था पॉजिटिव बाह्य परिपथ में, और यहां था बेटा एनोड पर नेगेटिव, था या नहीं था, एनोड पर क्या था, नेगेटिव, और कैथोड पर क्या था, पॉजिटिव। तो हमने देखा था धारा का प्रवाह कहां से कहां को होता है, धनायन से ऋणायन की ओर होता है। धारा का प्रवाह तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो क्या होगा, एनोड से कैथोड की ओर, तो धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है ना। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो अब धारा का प्रवाह बेटा ऐसे होगा, होगा या नहीं होगा, धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा होगा। यानी कि अब बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे कैथोड से एनोड की ओर, और धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, विपरीत हो रहा है ना बाह्य परिपथ के। अब सुनो, चूंकि ये बाह्य परिपथ के विपरीत है, अगर मान लीजिए यहां पर 2 एम्पियर की धारा बह रही है बाह्य परिपथ के कारण, तो आंतरिक परिपथ के कारण अगर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये अपोजिट है या नहीं है, अपोजिट है ना। तो नेट धारा सेल के कारण कितनी हो जाएगी, 1.5 एम्पियर। धारा घट गई भाई, वोल्टेज घट गए, धारा घटेगी तो वोल्टेज भी घटेंगे। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है, ये जो धारा है, ये जितनी ज्यादा होगी सेल का विभव उतना ही कम हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, जैसे इसके अंदर लवण सेतु लगा दिया, जैसे मैंने इसके अंदर लवण सेतु लगा दिया, तो लवण सेतु से यहां नेगेटिव आया जिसने पॉजिटिव को न्यूट्रल करा, यहां पॉजिटिव आया जिसने नेगेटिव को न्यूट्रल करा, तो ये नेगेटिव खत्म होता चला गया पॉजिटिव, और ये क्या होने लगा बेटा, सॉल्ट ब्रिज के कारण मिनिमाइज होने लगा, तो ये धारा घटने लगी। अब ये धारा 0.001 आ गई, 1 एम्पियर, इतनी बहुत घट गई। और घटने के बाद क्या होगा बेटा, जब 2 एम्पियर में से इतनी घटाओगे तो फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सेल अच्छे से काम करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का ये काम था, शायद आपको समझ में आ गया कि इसे बोलते हैं हम द्रव द्रव जंक्शन। ये जो बन रहा है इसे को क्या बोलते हैं, द्रव द्रव संधि। द्रव द्रव संधि के बीच जो विभव उत्पन्न हुआ, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, उसको भी मिनिमाइज कर देता है।
क्लियर है? चले अब चलते हैं बेटा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम अपने नोट्स पर चलते हैं। डैनियल सेल थ्योरी कैसे लिखोगे वो बता रहा हूं डैनियल सेल की। डैनियल सेल एक ऐसी गैल्वेनिक सेल है, इस सेल में डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में दो प्रकार के विलयन, हम दो प्रकार के विलयन लेते हैं, CuSO4 तथा ZnSO4 प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसमें यहाँ पे एक लाइन बढ़ाते हैं ना, जिसमें CuSO4 में Zn की रोड डुबाई जाती है और कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड डुबा देते हैं। तथा फिर लिखना, तथा दोनों विलयनों का संपर्क यू आकार की नली के द्वारा किया जाता है। यू आकार मतलब सॉल्ट ब्रिज के द्वारा किया जाता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसकी सहायता से दो अर्ध सेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल बना ली जाती है। और इसके नीचे फिर आपको ये सेल बनाना है, जो मैंने वहां पे कराई है वो सेल बनाना है। क्लियर बात? आगे चले बेटा। बहुत अच्छे। जैसे वो सेल बना लोगे तो फिर यहां लिखना है आपको सेल अभिक्रिया। क्या लिखना है बेटा आपको? सेल अभिक्रिया। उसके नीचे जो मैंने एनोड और कैथोड पर सेल अभिक्रिया कराई है आपको वो लिखनी है बेटा, जो एनोड और कैथोड पर कराई है नहीं कराई है, क्या एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पर अपचन हो रहा है, वो लिखनी है। उसके बाद लिखोगे आप, उसके बाद लिखोगे कि जब Zn डाई पॉजिटिव तथा Cu डाई पॉजिटिव की सांद्रता 1 मोलर 1 कैपिटल M हो तो इसका विद्युत विभव, फिर इसका जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। ध्यान रखना बेटा, डैनियल सेल का विभव कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। डैनियल सेल के बाह्य परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं और इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है बात? यहां तक नोट समझ में आ गया कैसे लिखोगे? बहुत अच्छा। अब बात करते हैं लवण सेतु के कार्य, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई लवण सेतु के क्या कार्य है। मैंने आपसे बताया था, पहला, यह परिपथ को पूर्ण करने के लिए दो अर्ध सेलों के विलयनों को जोड़ता है। परिपथ को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? ये दो अर्ध सेल जो अलग अलग सेल थे उनको क्या कर देगा? जोड़ देगा। दूसरा बेटा, यह विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, विलयन को न्यूट्रलाइज रखता है, उदासीन रखता है बेटा, उदासीनता को बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट, यह द्रव द्रव संधि विभाव को निम्नतम करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया, उसको क्या करता है बेटा? ये मिनिमाइज कर देगा। चौथा पॉइंट, लवण सेतु को हटाने पर वोल्टता गिरकर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाती है। जो वोल्टेज है वो गिरकर क्या हो जाएगी? शून्य। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और बात मुझे आपको समझानी है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उस पर चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास है डैनियल सेल। ध्यान से देखना बेटा, डैनियल सेल मैं बहुत छोटी सी करके बना रहा हूं अब स्पीड के साथ। ये एक डैनियल सेल है। क्लियर है? ये कॉपर रोड है, Cu रोड, जिसे हम कैथोड कहेंगे बेटा, और ये हमारे पास Zn रोड है, जिसे हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। एनोड पर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। कैथोड पर कैसे चार्ज होगा? पॉजिटिव। इनको इन्हीं के विलयन में हम डिप करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए डिप करा दी। अब मैंने इनको एक चालक तार से जोड़ दिया, साथ में यहाँ पर एमीटर भी लगा दिया या वोल्ट मीटर, जो भी आपको, इनसे जोड़ दिया। अब मैंने क्या करा बेटा? अब मैंने क्या करा, ये था इसका वोल्टेज जो आया जब मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये रहा। तो इसका जो वोल्टेज आया वो कितना आया हमारे पास? सेल का जो वोल्टेज वो आया 1.1 वोल्ट। कितना आया? 1.1 वोल्ट, जो सेल का विभव है, यानी कि जो सेल है ई सेल, वो है 1.1 वोल्ट। लिखवाया ना मैंने अभी, बताया। बहुत अच्छा। अब मैंने बाहर से एक बैटरी जोड़ दी इसी के अंदर। तो बाहर से अगर मैं एक बैटरी जोड़ दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बाहर से एक बैटरी जोड़ दूं, बाहर से अगर मैं एक बैटरी जोड़ दूं, ये मान लीजिए मैंने बाहर से क्या जोड़ दी? एक बैटरी जोड़ दी। अब बैटरी की कंडीशन है बेटा 3। ध्यान से देखना, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, इसके अपोजिट जोड़ी है वोल्टेज के। जैसे भी जो आंतरिक प्रतिरोध आ रहा था ना, धारा इधर को बह रही थी, तो आंतरिक प्रतिरोध की धारा इधर को बह रही थी, तो विपरीत ही जोड़ रही है हमने। तो पहली कंडीशन
हमने कहा यदि ई बाह्य, जो बाह्य वोल्टेज है, जो हमने बाहर से बैटरी जोड़ी, इसका वोल्टेज कम हो 1.1 वोल्ट से, कम है इसका वोल्टेज कितने से, 1.1 वोल्ट से। ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो बेटा कि ये जो है, ये जो है, ये बाह्य वोल्टेज है और ये आंतरिक, सॉरी ये बाह्य वोल्टेज मान लो और ये है सेल की वोल्टेज 1.1 वोल्ट, यानी कि जो सेल वोल्टेज क्रिएट कर रहा है 1.1 वोल्ट। समझो बात। अब मुझे देखना है, ध्यान से देखना, ऐसे तो वोल्टेज है, ऐसे जो वोल्टेज मिल रही है, चलो यहां नहीं समझ में आएगी आपको, यही समझाता हूं, यही समझाता हूं, सॉरी, ध्यान समझना बेटा, यही समझाता हूं। जो बाह्य वोल्टेज है वो कम है, किससे कम है बेटा, 1.1 वोल्ट, जो सेल का विभव है उससे कम है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं ये ज्यादा है, सेल का विभव ज्यादा है, बाह्य वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब जो नेट आपको, यानी कि आपने घटाया था, नहीं घटाया था, ये ध्यान से देखो, ये घटाया था नहीं घटाया था, 0.5 को 2 में से घटाया था नहीं घटाया था, तो फाइनली कितना हुआ, 1.5, किसके कारण बचा, इसी के कारण बचा ना, जो धारा बची वो इसी के कारण बची ना। तो यानी कि जो बाहर का वोल्टेज है वो तो कम है, जो सेल का वोल्टेज है वो ज्यादा है, सेल का वोल्टेज ज्यादा है, बाह्य वोल्टेज कम है, तो नेट वोल्टेज किसकी बचेगी, सेल की। तो नेट वोल्टेज जब सेल की बच रही है तो सेल के कारण ही तो धारा का प्रवाह हो रहा है, और सेल के कारण धारा का प्रवाह ऐसे ही तो हो रहा है बेटा। तो सेल के कारण धारा का प्रवाह कहां से कहां को हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर। तो मैं कहूंगा तब सेल में, तब सेल में, ध्यान से देखना बेटा, तब सेल में इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति कहां से कहां को होगी बेटा, एनोड से कैथोड की ओर, तथा धारा, तथा धारा, धारा मतलब आई, कहां से कहां को जाएगी बेटा, कैथोड से एनोड। इस बात को समझ लो अच्छे से। अगर मेरे पास जो बाह्य वोल्टेज, हमने बाह्य जो बैटरी लगाई उसका वोल्टेज कम हुआ 1.1 वोल्ट से, तो इसका मतलब सेल का वोल्टेज ज्यादा है, और सेल का वोल्टेज कब ज्यादा होगा, जब सेल के कारण धारा हो बढ़ रही होगी। तो सेल के कारण जो धारा बन रही है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड की ओर, ऐसे से ऐसे तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो धारा का प्रवाह कहां होगा, कैथोड से एनोड की ओर। दूसरी बात, सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है सेल के अंदर, यहां पर जो कैथोड है, जो कॉपर है, सॉरी जो कॉपर है वो कैथोड पर जमा होता है, कैथोड पर जमा होता है, और जो Zn है वो एनोड पर क्या होती है बेटा, एनोड पर घुलती है। तो मैं बोल सकता हूं जो Zn है, Zn एनोड पर घुलती है, घुलती है ना, विलियन में चले जाता, तथा कैथोड, तथा कैथोड, सॉरी तथा कॉपर कैथोड पर जमा होता है, कॉपर कहां पर बेटा, कैथोड पर जमा होता है, जमा होता है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। जो सेल है, सेल में इलेक्ट्रॉन की गति है वो एनोड से कैथोड की ओर होगी, और धारा का प्रवाह बेटा कैथोड से एनोड की ओर होगा। रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो Zn एनोड पर घुलेगी और कैथोड, सॉरी, और कॉपर कैथोड पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा, सेकंड बात, यदि हमारे पास जो ई सेल है, सॉरी ई बाह्य है, जो सेल का वोल्टेज है वो बाह्य है, वो बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, तो अब तो जीरो हो जाएगा वोल्टेज, धारा जीरो हो जाएगी भाई, 1.1 वोल्ट में से 1.1 वोल्ट ही घटा दो तो फाइनली कितना बचा, जीरो। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन या धारा का कोई परवाह नहीं होगा, कोई परवाह नहीं होगा, धारा कहीं को नहीं बहेगी भाई, और ना ही कोई रिएक्शन होगी, ना ही कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं होगी, क्लियर है। तीसरी बात, अगर हमने कहा जो ई बाह्य है,
वो ज्यादा है 1.1 वोल्ट से। तो अब बाहर के कारण वोल्टेज है, बाह्य वोल्टेज ज्यादा है 1.1 वोल्ट से, तो अब चीजें क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी अब कहां से कहां को होगी बेटा, कैथोड से एनोड की ओर। विपरीत हो गया नहीं होगी, कैथोड से एनोड की ओर। और धारा का प्रवाह कैसे हो जाएगा, उल्टा होता है, तो एनोड से कैथोड की ओर। और तथा धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, जो धारा का प्रवाह है वो कहां से कहां होगा बेटा, एनोड से कैथोड की ओर। ये बात दिमाग में डाल लेना बेटा, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो कहां से कहां होगी। क्योंकि अब रिएक्शन उल्टी हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, Zn तो जमा होगा, Zn जमा होगा कहां पर, कैथोड पर, सॉरी एनोड पर, और कैथोड पर कॉपर क्या होगा, घुलेगा। तो अब मैं कह सकता हूं बेटा, अब मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कॉपर, कॉपर Cu कैथोड पर, कैथोड पर घुलेगा, उल्टा हो जाएगा वो सारा काम। तथा Zn एनोड पर जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे कॉपर जम रहा है ना, जैसे यहां पर कॉपर जम रहा है, ये रहा, जैसे यहां पर बेटा कॉपर जम रहा है, तो चूंकि अब सेल के बाह्य वोल्टेज ज्यादा है, तो बाह्य वोल्टेज के कारण जो धारा का प्रवाह होगा वो कहां से कहां को होगा बेटा, एनोड से कैथोड की ओर। और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो कहां से कहां को होगा, कैथोड से एनोड की ओर। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रोड, क्या रोड पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं। तो अगर रोड पर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे तो कॉपर क्या हो रहा होगा बेटा, घुल रहा होगा। तो कॉपर कैथोड पर घुलेगा, जबकि एनोड पर क्या होगा, Zn जमा हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आएगा अच्छे से, और अगर अच्छे समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कीजिए अपनी, अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके, या जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।